बिहार से शुरू हुआ तथाकथित हिजाब विवाद अब खुली धमकियों, गालियों और संविधान को चुनौती देने वाली भाषा तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए एआईएमआईएम और झारखंड सरकार के मंत्री सरेआम मर्यादा लांघ रही हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये लोकतंत्र है या धमकी की राजनीति? आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में नगर परिषद चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसने राजनीतिक मर्यादाओं की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद को सीधे सीधे धमकी दी गई। जलील ने कहा कि अगर हमारे हाथ लगते तो किसी को नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, चेतावनी भरे अंदाज में शायरी पढ़ते हुए सब्र टूटने की बात कही गई। इम्तियाज जलील ने न सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को चुनौती दी, बल्कि कांग्रेस और तथाकथित सेक्युलर दलों को भी कायर बताया। खुले मंच से कहा गया कि अब हम बोलेंगे और सबको सुनना पड़ेगा। यह भाषा क्या लोकतांत्रिक है या फिर भीड़ को भड़काने की रणनीति? अब बात हम झारखंड की भी करेंगे। जामताड़ा में मीडिया से बात करते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला बोला है। यहां तक कह दिया है कि वे बिहार जाकर मुख्यमंत्री का इलाज करेंगे और इस बयान को निःशुल्क सेवा बताकर राजनीतिक कटाक्ष किया गया। सुदर्शन न्यूज पूछता है, क्या किसी संवैधानिक मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या धमकी, गाली और उकसावे को राजनीतिक भाषण कहा जा सकता है? और अगर यही बयान किसी हिंदू नेता ने दिया होता तो क्या अब तक गिरफ्तारी नहीं हो चुकी होती? यह मामला संविधान, कानून व्यवस्था और राष्ट्र की एकता को खुलेआम चुनौती देने का है। जो लोग खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार बताते हैं, वही आज धमकी की भाषा में बात कर रहे हैं और देश पूछ रहा है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? देखिए प्रतिक्रिया, सुनिए। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। हमको हिजड़े नहीं है, कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है, जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। अहले सुबह असत्य बोल दिया जनाब इरफान अंसारी साहब। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आप तो हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। और आपने बिहार की बेटी को यह ऑफर कर दिया कि हम 3 लाख देंगे। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी जुड़ चुके हैं। शाहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। और हमारे साथ जेडीयू पार्टी का पक्ष रखने के लिए अविनाश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत। और सीधा चर्चा की शुरुआत शाहान जी आपसे करूंगी। आपने इम्तियाज जलील का बयान सुना होगा कि वो किस तरीके से धमकी देते हुए अपशब्द का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इम्तियाज जलील के बयान को? आप क्या कहेंगे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना? देखिए मैडम, सबसे पहली बात कि आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और गंभीर चर्चा इस कारण भी होनी चाहिए कि आज जिस देश में, जिस संविधान में महिलाओं को पूर्ण रूप से आजादी और बराबर का अधिकार दिया गया है, उस देश में और उस संविधान की छत्र छाया में किसी सूबे का मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री जो 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुका हो,
वो एक महिला के सामने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और ये किसी एक के साथ नहीं हुआ है, आज किसी मुस्लिम महिला के साथ हुआ है, चुनाव के दरमियान में किसी हिंदू महिला के साथ भी इन्होंने ऐसा किया। तो जो लोग इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से या धर्म के चश्मे से इन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, या समाज में जो उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल उस बात का खंडन करती है। दूसरी बात आप आइए कि इन चीजों को, शिवांगी जी आप एक महिला हैं और बतौर महिला आपकी भी संवेदना इस बात पर होनी चाहिए कि किसी भी महिला को उसको अपने कपड़े पहनने का अधिकार है, और वो अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहने, चाहे वो नकाब लगाए या ना लगाए। अगर वो नहीं लगाती है तो किसी को उसको फोर्सफुल भी लगाया नहीं जा सकता है। और बात रही कि अगर प्रोटोकॉल का दलील दे रहे हैं मुख्यमंत्री के टीम के लोग या मुख्यमंत्री जी के टीम के प्रवक्ता कि प्रोटोकॉल था, वहां पे से मुंह दिखाना जरूरी था, वो काम मुख्यमंत्री से मिलने से पहले प्रोटोकॉल ऑफिसर को करना चाहिए था। और ये काम मुख्यमंत्री का किसी का पर्दा उठाकर देखना या किसी का नकाब उठाकर देखना, किसी के कपड़े खुलवा कर देखना, ये कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार के काम को करता है तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है और उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसका कंडेम होना चाहिए। और चूंकि एक मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया है, इस वजह से महिलाओं को घर से निकलना, महिलाओं को घर से निकलकर नौकरियों करने का जो एक चलन बनाने की कोशिश की गई थी, उस चलन के ऊपर कहीं ना कहीं एक भारी ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। और इस प्रकार के नैरेटिव से भी बचना चाहिए। और अभी इम्तियाज जलील ने क्या कह दिया और इम्तियाज जलील के पिताजी ने क्या कह दिया, ये डिबेट का विषय नहीं है। डिबेट का विषय केवल इतना है कि केवल क्या मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया हैं या प्रधानमंत्री या किसी बड़े मंत्री को महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री शिवांगी जी इस प्रकार का मैसेज देते हैं तो सड़क पर खड़े उचग्गे लफंगे लोगों को आप मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर आज आपने जो बात रखी है, जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हिजाब वाली तस्वीर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डिबेट का विषय नहीं है। कैसे नहीं है? इम्तियाज जलील इतनी बड़ी बात एक मुख्यमंत्री के माता पिता को लेकर कह देते हैं, मुख्यमंत्री को लेकर कहते हैं, तो ये भी तो एक विषय होता है, ये भी तो एक विषय। इस बात का जवाब भी हम आपसे लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन अविनाश जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आते हैं, बड़ा विवाद इस पर बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि मुख्यमंत्री इस तरीके का काम कर रहे हैं। और शाहान परवेज जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस तरीके से करते हैं तो बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे आशीष जी? अविनाश जी, माफ कीजिएगा, अविनाश जी। आप ये समझिए कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चलते बिहार की बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो मैं उनको बता दूं कि यही बिहार की बहन बेटियां महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस सत्ता में बिठाया है। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए काम किया, ये दोबारा दोहराने की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है कि उन्होंने हिजाब को खींचा है, बट मैं ये कहूंगा कि वो खींचना नहीं है बल्कि हटाना है। देखिए, ये सामने तस्वीर है, इसको हम लोग झुठला नहीं सकते कि ये एक एक्ट हुआ है, बट इसके पीछे के इंटेंशन को समझने की हमें जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब एक प्रभात खबर के मतलब न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि आप इतने बड़े मतलब उसमें एक डॉक्टर बनने जा रही हैं, आप अपने चेहरे को आप दिखा क्यों नहीं रही है, मतलब इस तरीके से। और मैं ये बात दोबारा कहना चाहूंगा कि ये जो है एक अभिभावक के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ठीक है, वो खुशी में थे, काफी उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसके चलते वो कह रही है कि आप इसको हटाइए, और उसमें दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा फोर्स एक्स्ट्रा लग गया है। इसकी मैं बिल्कुल
ये मैं कहता हूं, लेकिन हम इसको भी नहीं भूल सकते कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी एक बार एक हिंदू महिला जो कि पर्दा में थी, उनको भी उन्होंने कहा कि आज वो स्थिति नहीं है, आज आप बिल्कुल जो पर्दा सिस्टम था या फिर इस तरीके की सिस्टम जिसके कारण आप अपने चेहरे को ढक के रखती थी, आज वो माहौल नहीं है। तो मैं दोनों मतलब जो तस्वीर है हमारे पास, एक तरफ गहलोत साहब का, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों में कहीं भी मैं कोई मतलब कहीं भी कोई ऐसी अनिंदनीय मतलब घटना मैं नहीं देखता हूं इसको, बल्कि इसको जो पॉलिटिसाइज करके अपनी रोटियां से राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जिस तरीके से इसको खींचा जा रहा है, जिस तरीके से इसको मतलब इस छोटे से इशू को मतलब एक अभिभावक के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि आप हटा लीजिए, और जिस तरीके से बंधा हुआ था इस तरीके से हुआ क्या, जब उन्होंने हटाने की कोशिश की तो उनका सर थोड़ा सा झटके में आया, तो उससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो फोर्स लग रहा है। बट मैं आपको बता दूं बिल्कुल ही क्लियर इंटेंशन के साथ एक गार्जियन के तौर पे जिस तरीके से हम अक्सर ये करते हैं, और जो लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मतलब अभद्र तरीके से छूने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए लोगों को। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर देखिए प्रोटोकॉल की जहां तक बात है तो मैं प्रोटोकॉल के ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल सही कहा राजद के प्रवक्ता साहब ने, ये बिल्कुल सही कहा कि अगर ये प्रोटोकॉल का मामला होता तो ये पहले ही नकाब मतलब ये हिजाब हटा दिया जा चुका होता। बट ये प्रोटोकॉल का बिल्कुल मामला नहीं है, ये पूरे सिक्योरिटी चेक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये महिला आई है, ठीक है, लेकिन उत्साह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि बेटी आप अपना चेहरा क्यों छुपा रही हैं। लेकिन महिला ने एफआईआर भी इस पूरे मामले को लेकर दर्ज करवाई थी। चलिए ठीक है, हमारे साथ आशीष जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है आपको भी पता होगा, इसके बाद किस तरीके से राजनीति गरमाई गई है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। अगर नीतीश कुमार की बात होती है तो अशोक गहलोत पर भी बात पहुंच जाती है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आशीष जी, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कुछ पार्टियों के नेता सामने आके अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर जाते हैं। क्या ये भाषा उचित है? बस इस बात का आप जवाब दीजिए। क्या इस तरीके की भाषा उचित है कि मुख्यमंत्री के माता पिता को गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, उनके लिए अपशब्द कहना, क्या ये लोकतांत्रिक है या फिर एक सिर्फ लोकतांत्रिक का मुखौटा पहने हुए हैं नेता लोग, जिस तरीके से इम्तियाज जलील ने बयान दिया? आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि किसी भी तरह की अभद्र भाषा, अभद्र आचरण और अभद्र चरित्र का प्रदर्शन करना राजनीति में ना तो कहीं उचित है और ना ही इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इसको लेकर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि अभद्र आचरण को स्वीकार कीजिए। और दूसरा, जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हिजाब हटाया, इस बात पर चर्चा हो रही कि अशोक गहलोत जी ने किसी को घूंघट ना रखने की सलाह दी कि आपको आवश्यकता नहीं है, अब समय बदला है। मैं कह रहा हूँ, जिस वक्त मुख्यमंत्री जी हिजाब हटा रहे थे वहां अगल बगल में 6-7 लोग और खड़े थे। जरा उनके चेहरे पर फुदकती हुई हंसी को देखिए, उन्हें उससे मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बलात्कारी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता है, वो सामने आती है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने राज्य के अंदर महिलाओं को 10,000 रुपए देकर बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की बलात्कारी मानसिकता। हाँ, बिल्कुल बलात्कारी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है, उनकी जमानतें कराने का काम करती है, चुनाव के लिए उनका लाभ उठाने का काम करती है। मैं राम रहीम और आशाराम, कुलदीप सेंगर जैसे हजारों लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा। बनारस के अंदर बलात्कारियों को बचाकर इन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव में IT सेल में उनको लगाकर रखा, ऐसे हजारों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकाले हैं, बलात्कारियों के गले में मालाएं डाली हैं। चलिए ठीक है, हम पिछले मुद्दों पर नहीं जाएंगे आशीष जी, हम पिछले मुद्दों पर नहीं जाएंगे। हम जिस मुद्दे पर आज डिबेट, एक मिनट रुकिए, हम जिस मुद्दे पर आज डिबेट कर रहे हैं हम इसी पर बने रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार, एक मिनट मेरी बात सुनिए, नीतीश कुमार महिला का हिजाब हटा रहे हैं, इसको क्या आप बलात्कार से जोड़ते हैं? जिस तरीके से आपने शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हमारी डिबेट का विषय ये है। अगर हम दूसरे मुद्दों पर चले जाएंगे तो हमारी डिबेट का मुद्दा भटक जाएगा। नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब हटाया, क्या आप इसको बलात्कारिता से जोड़ते हैं जिस तरीके की आपने शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया है?
बिल्कुल। अगल बगल के लोगों ने जिस तरह की हंसते हुए अपने चेहरे दिखाए हैं, और खासकर एक मंत्री ने जो प्रतिक्रिया देते हुए हंसकर ये कहा कि कहीं और तो हाथ नहीं लगाया, तो ये वो मानसिकता जो बलात्कारी मानसिकता। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव जी काउंटर आपसे करेंगे, ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने आरोप भाजपा पर लगाया है, आप क्यों वकालत कर रही है भाजपा की? मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे ही सवाल का जवाब, मैं कोई वकालत नहीं कर रही। आपने बोला बलात्कारिता की मानसिकता, उसी बात का भूपेंद्र जी जवाब देंगे। मैं अपने मुद्दे पर बनी हुई हूँ, मेरा जो मुद्दा है मैं मुद्दे पर बनी हूँ। आप मुद्दे पर खूब आरोप लगाइए। अगर हम दूसरे मुद्दों पर के विषय पर डिबेट करेंगे ना तो हमारा मुद्दा भटक जाएगा। बहुत पुराने मुद्दे आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। बिल्कुल आप आरोप लगाइए, बीजेपी पर खूब आरोप लगाइए। भूपेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। भूपेंद्र यादव जी, बलात्कारिता मानसिकता कहा जा रहा है आपकी पार्टी को, क्यों नीतीश कुमार एक महिला का हिजाब हटाते हैं? भूपेंद्र यादव जी ठीक है, आपकी मुझे ब्रेक का भी समय, मुझे ब्रेक भी लेना है। भूपेंद्र यादव जी आपकी बात का जवाब देंगे। चुप कराइए ना, आप चुप होइए, सुन लीजिए, संयम से सुने। आप बहुत संस्कारी पार्टी का आप प्रवक्ता हैं, एकदम सुनिए, धैर्य से सुनिए, हम भी सुने हैं आप। ऐसा है शिवांगी जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी बेटी को, हमारी प्रदेश की बेटी है वो कोई दूसरा नहीं है हमारा, और उसको यदि सम्मान पूर्वक एक, मतलब हम समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का उम्र और उस बच्चे का उम्र देख लीजिए, वो उसको कैसे प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का यदि खिंची करके बताए कि अरे भाई तुम तो अब डॉक्टर हो गई हो, तुम एक हमारी जो है ना अल्पसंख्यक की बेटी हो, अब टाइगर की तरह रहो ना। उनको मॉरली बूस्टअप करने की बात की थी शिवांगी जी। और इन लोगों के पास में कोई मुद्दा तो है नहीं। बिहार की सामान्य 14 करोड़ जनता जो है ना, इनको वोट के चोट से मटिया मेट कर दिया। अब ये लोग गुड बात करेंगे टीवी चैनल पर बैठ करके। ये लोग संस्कारी पार्टी हैं, ये लोग क्या बात करते, ये लोग जो है ना देश को लूटने वाले लोग, रिसोर्स को लूटने वाले लोग, ये लोग देश की महिलाएं को अपमान करने वाले लोग, ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग तो देश के रिसोर्स से लेकर के देश के महिलाओं का अपमान भी किया। अरे भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आज खास करके बिहार की धरती पर 35% आरक्षण यदि किसी को मिला तो वह महिला को मिला। हमारी महिला कैसे बिहार की सशक्त हो, इसकी चिंतन मंथन और कैसे स्वाभिमान भरा जिंदगी जिए, इसकी चिंतन मंथन एनडीए की डबल इंजन की सरकार करती है। रे भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर बताइए 4 दस्तकों का आज तक एक FIR नहीं उन पर। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है। अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की ये जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद बिहार पे बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल है। लेकिन वहीं अविनाश जी कहते हैं कि बिहार में बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कोई FIR नहीं है, किसी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं है। आप कह रहे हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, क्या जवाब है इस बात का? शाहान जी। देखिए, ये आप किस तरीके से लोग सोचते हैं और क्या इसको जस्टिफाई करना चाहिए, सवाल आज सबसे बड़ा ये है। और उन सभी लोगों की मानसिकता पर आज सवाल खड़ा होना चाहिए शिवांगी जी, जब कोई इस तरह के कृत्य को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत सिंपल सा और बहुत सरल सा उपाय ये था कि हाँ, किसी भी कारण, चाहे वो उनकी मानसिक स्थिति के कारण या उनके अति उत्साहित होने के कारण या उनका ओछापन के कारण, अगर किसी भी महिला असहज महसूस करती है कहीं भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, आप महिला के एज के आधार पे भी ये नहीं तय कर पाएंगे कि उस महिला के साथ ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये जस्टिफिकेशन है कि महिला बूढ़ी थी इस वजह से उसको कर दिया गया तो उसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए, पुरुष बूढ़ा था इसलिए उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों से पूछिए कि आशाराम का उम्र क्या था जिसको सैकड़ों रेप केस में जेल में डाला गया। तो अब आप आशाराम को भी जस्टिफाई कर लीजिएगा इस मुद्दे पर कि एज फैक्टर है, और इस एज में तो नीतीश कुमार जी को जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोग। शिवांगी जी, आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते शायद आप उस बहन का दर्द समझ पाएंगी कि किसी के कपड़े को गलत तरीके से या किसी के शरीर को गलत तरीके से गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसके लिए बोल भी रही हूँ। बिल्कुल भय है, वो भय और दर्द क्या होता है ये कि महिला समझ पाएगी, और महिला का इस दर्द को समझना चाहिए। अब उस दर्द को देने वाला चाहे दुनिया का सबसे बड़ा राजा क्यों ना हो, हमको ये नहीं भूलना चाहिए जो आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बैठ के भूपेंद्र जी और अविनाश जी, उनको ये नहीं भूलना चाहिए
कि कुछ इसी प्रकार के दर्द का महिला का वर्णन है हमारे रामायण में। और जब उस समय के सर्वशक्तिमान और सबसे बड़े राजा रावण ने इस प्रकार के प्रसंग को घटना किया था, तो उसको खुलेआम उसको चुनौती दी गई थी। उसने कोई ये नहीं देखा गया था, उसको कोई जस्टिफाई करने नहीं आया था कि रावण तो सबसे बड़ा राजा है और राजा का महिमा मंडन होना चाहिए। फिर कुछ लोग ये भी दलील दे सकते थे कि राजा तो सीता जी के पिता समान थे, लेकिन शाहान जी ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं कि ठीक बहुत सही है कि महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी वही करे, ये भी तो गलत है ना शाहान जी। अविनाश जी हमारे साथ बने हुए। अविनाश जी, लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर हैं, एक उनकी छवि भी बिहार में है, नीतीश कुमार को सेक्युलर की छवि से भी देखा जाता है, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर देती हैं, हैरान कर देती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे अविनाश जी? क्या हिंदुत्व की छवि बनाने के लिए इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं नीतीश कुमार की तरफ से? इस तरीके की तस्वीरें हैरान करने वाली बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा जो गेम है वो इंटेंशन का है, आप नियत समझिए। देखिए, जैसा कि मैंने आप पहला कहा है कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको हम घटना नहीं समझते हैं, उसको एक जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ना ही सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री हैं बल्कि बिहार के गार्जियन भी, अभिभावक भी हैं, और उस तरीके से उन्होंने एक गार्जियन का रोल निभाते हुए ये सारा कुछ मतलब ये जो भी एक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको अगर सांप्रदायिक तरीके से देखें, हिंदू मुस्लिम करके देखें, और आप ये समझे कि हिजाब पहन के आई बेटी इसलिए उन्होंने ऐसा किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कभी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही एक सेकुलर विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और ये पूरे बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को समझती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित के लिए काम किया, मतलब समाज के हर वर्ग के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, आप देखिए जब कोई यूपीएससी चाहे बीपीएससी ऐसे एग्जाम्स क्लियर करता है तो अल्पसंख्यकों के मतलब छात्र छात्राओं को किस तरीके से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। महिलाओं के लिए अगर आप देखें, खास करके मतलब रिजर्वेशन की बात कर लें आप, चाहे पंचायत में 50% और पंचायत में हो गया, चाहे वो सरकारी नौकरी में 35% का रिजर्वेशन है। तो सांप्रदायिक तरीके से देखना मतलब यहाँ पे देखा नहीं जाना चाहिए। ये पॉलिटिसाइज करने का जो मामला पूरा का पूरा चल रहा है विपक्ष के द्वारा, मुझे लगता है कि ये बैड पॉलिटिक्स का बिल्कुल उदाहरण है, और ये बहुत इनके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने इस चुनाव में 2025 के चुनाव में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में विपक्ष को एक मतलब एक सीख समझाया है कि आप देखिए, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। फिर से उन्होंने दोबारा वही पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उन्होंने शुरू कर दी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला है, जो मुस्लिम महिला है, उन्होंने दोबारा मतलब हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए मतलब उनको न्योता दिया गया है और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। तो उनको भी पता चला कि वो भ्रम में आ गई थी। एक्चुअली मैं बता दूं, जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला गया विभिन्न मतलब न्यूज चैनलों के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, ऑफकोर्स कोई भी असहज हो जाएगा। मेरे साथ अगर अचानक कुछ काम हो, अगर मेरे से कोई ना कहे तो मैं इसको बहुत ही हृदय से नहीं लूंगा, लेकिन बार बार अगर कोई कहने लगे कि भाई मतलब तुम्हारे साथ ये हुआ है, गलत हुआ है, दिस दैट, तो एक बार के लिए मैं भी असहज हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं एक व्यस्त हूं और पढ़ा लिखा इंसान हूं, उसी तरीके से हमारी जो मुस्लिम महिला है वो भी पढ़ी लिखी है, इसलिए आज डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बात को समझा और गहराई से जब समझने के बाद शांत दिमाग से उन्होंने समझा तो उनको लगा कि नहीं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भी लोग उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो ये भी बात समझ गई कि पॉलिटिकल पार्टीज, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करी और इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी। और इसीलिए आज उन्होंने दोबारा, मतलब मैं आपको बताऊं, अभी मैं न्यूज देख रहा था, उन्होंने कह दिया कि वो दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगी। तो इसको राजनीतिक तरीके से देखने के और सांप्रदायिक तरीके से देखना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहता हूं कि थोड़ी असहजता उनको महसूस हुई होगी, मैं इससे कोई भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इंटेंशन है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि गहलोत साहब का इंटेंशन था। जिस तरीके से उन्होंने
वो जो पर्दे में महिला थी उनके सर पे हाथ रख के धीरे धीरे उनका मतलब ये कहा जाए कि इंटेंशन साफ है, लोगों ने उसको गलत तरीके से ले लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है आशीष जी, जब ये तस्वीर सामने आई, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गालियां, जिस तरीके से अपशब्द आए, इस पर भी तो एक नजर डालिए, क्या ये सही है? देखिए, किसी भी प्रकार की गाली देना, किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में करना गलत है, खासकर जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, किसी राजनीतिक दल या किसी एनजीओ या किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का पार्ट हो। हम हमेशा इसकी आलोचना करते हैं और इसको भी हिंसा के समान मानते हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंसा के सदैव खिलाफ रही है। लेकिन जिनकी वकालत में ये सारी बातें हो रही हैं, उस पार्टी के सामने ये सारी बातें जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, ये बड़े छोटे साबित होते हैं, क्योंकि इन लोगों के यहाँ जो सबसे बड़ा गालीबाज होगा वो सबसे बड़ा नेता होगा। शिवांगी जी, आपको याद होगा कि एक सांसद के प्रति किस तरह से वहां सदन के अंदर रामवीर बिधूड़ी ने अपने विचार रखे, वो आपको जानते हो किस तरह के शब्द थे। अगर उस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाली पार्टी यदि अपने उसके लिए क्षमा मांगती है तो अच्छी बात है, नहीं मांगती तो कोई बात नहीं। हम अपने अहिंसावादी रवैये पर हमेशा रहेंगे और हम इस प्रकार की बातों का ना कभी पक्ष करते हैं, ना कभी उसका समर्थन करते। चलिए ठीक है, भूपेंद्र जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। जी भूपेंद्र जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए उसको। जी शिवांगी जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे कांग्रेस के भाई और जो है ना राजद के भाई बड़ा गुड बात कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ करके। जब इंसान के घर में आग लगती है तो कुछ उचक्के लोग जो है ना कमर सेकने लगते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ये लोग जो है दोनों पार्टी के भाई बैठे हुए हैं प्रवक्ता, और ये लोग बताइए, उस बेटी को हम लोग सम्मान के साथ नौकरी देने का काम किया, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मान लिया कि उसको कहा मॉरली बूस्टअप करने के लिए कि अरे यार इसको नीचे करो ना, क्या है, अब तुम तो डॉक्टर हो गई, अब ट्रीटमेंट करना होगा तो एक हिजाब लगा के रखोगी। वो तो एक बेटा और बेटी और बाप का सम्मान का एक रिश्ता होता है। हमारे देश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी एक भी एफआईआर नहीं, ये बोलेंगे ये क्राइम के जनक राजद के प्रवक्ता, क्राइम के जनक आदरणीय लालू प्रसाद जी ये बिहार के वीरप्पन के रूप में थे, क्या बात करते। ये कांग्रेस के ये बोलेंगे अंटोनियो माइनो का पार्टी का, क्या बोलेंगे, ये लोग तो नाम बदल करके देश को लूट लिया। शिवांगी जी, इस देश के अंदर में लोग कुछ रहने नहीं दिया। ये बोलते हैं, ये बोल रहे हैं राजद के भाई सीता मैया के ऊपर बात करते, अरे भाई ये गोकोशी करने वाला सीता मैया की बात करोगे, ये खैर नहीं होगा। हमारी सीता मैया सती थी और उस सती के सतीत्व पर बात करोगे तो जल जाओगे, ये स्थिति है। और आप जैसे हम लोग जो है ना किसी भी छोटी चीज को बड़े बनाने की जो प्रयास कर रहे हो, बिहार की सम्मानित जनता 14 करोड़ सम्मानित जनता ने बहिष्कृत करके मटिया। आप जैसे लोग रावण का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि अरे मेरे भाई, चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, आप लोग पार्टियां, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। फिलहाल के लिए समय का अभाव है, चर्चा यहीं पर रोकेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।